नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9 इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज अर्थात का विषय बड़ा रोचक है, उस पर अंशुमान जी से बात करें, मैं आपको वो विषय बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आज इकोनॉमिकम में क्या खास है, आज इकोनॉमिकम में क्या क्या होगा। हर बार की तरह शुरुआत होगी, चर्चा होगी अर्थात पर, इसके बाद होंगे आपके सवालों के जवाब, इसके बाद इनकम की बात, उसके बाद किस्सों के सिक्के की झलक दिखाएंगे। अंशुमान जी आपको बताएंगे कि इस बार उन्होंने कौन सा किस्सा आपके लिए लिखा है, और चलते चलते बताएंगे एक खास वेब सीरीज के बारे में जो आप देख सकते हैं, जो इस बार उन्होंने देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थात पर चर्चा। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं 3 सवाल। क्या आप ये जानते हैं कि अचानक दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अचानक नौकरी से लोगों को क्यों निकालने लगी? फेसबुक हो, मेटा हो, अमेजॉन हो, क्या कुछ ऐसा एकदम बदल गया कि लोगों को नौकरियों का कत्लेआम मचा दिया? बिल्कुल। चलिए दूसरा सवाल, कल तक जो यूनिकॉर्न बनकर दौड़ रहे थे स्टार्टअप अचानक रेंगने क्यों लगे? अचानक इनके पास फंडिंग की कमी क्यों आ गई? ये बड़ी बड़े स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे थे, अचानक इनको क्या हो गया? ये यूनिकॉर्न अचानक घोड़े से एकदम रेंगते हुए क्यों हो गए? तीसरी बड़ी खबर, क्रिप्टो की दुनिया अचानक क्यों डूब गई? ये तीसरा बड़ा सवाल है। अब आप कहेंगे कि ये सवाल तो हमारे दिमाग में भी है, लेकिन इनके जवाब क्या हैं? तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अंशुमान जी आज इन सारे जवाबों को पिरो कर लाए हैं एक अर्थात में, और इस हफ्ते का अर्थात इसीलिए है बेहद खास। अंशुमान जी का कहना है कि आज से करीब 80-82 साल पहले एक अर्थशास्त्री हुए थे, नाम थोड़ा टेढ़ा सा है, वो वही बताएंगे। उन्होंने इस घटनाक्रम को बताते हुए एक वर्ड, एक थ्योरी जो थी वो कॉइन की थी। सर, कौन वो अर्थशास्त्री थे और क्या वो थ्योरी थी, क्या वो वर्ड था जो उन्होंने कॉइन किया था जिसके तार इससे जुड़ते हैं? इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। मैं कल गौहर होशियारपुरी की गज़ल पढ़ रहा था कि नाव न डूबी दरिया में, नाव में दरिया डूब गया। नाव न डूबी दरिया में, नाव में दरिया डूब गया। लोग किनारे आने लगे और किनारा डूब गया। वाह। आज से 6 महीने पहले तक, 6 या 7 महीने पहले तक पूरी दुनिया के किसी भी स्कूल में, कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई करने वाला, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करने वाला कोई भी छात्र अगर रात में थककर सो जाता था तो उसका सबकॉन्शियस, उसका अवचेतन उसे जगाकर कहता था, बेटा आराम मत कर और पढ़ ले, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी कैसे मिलेगी? ये नौकरियां तेरा इंतज़ार कर रही हैं। और फिर वो उठता था और कोडिंग के मंत्र रटने लगता था, तैयारियां शुरू कर देता था। ये सारी उम्मीदें, जितनी ये करोड़ों उम्मीदें जो भारत से लेकर दुनिया के हर कोने में फैली हुई थी, अगर ये सारे लोग मिलकर, माकायोशी सन, सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX वाले, अब तक नाम आप तक पहुंच गया होगा, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई, बायजू रविंद्रन को किस नाम से बुलाना चाहेंगे? किस नाम से बुलाएंगे इन्हें, जिन्होंने मिलकर हजारों नौकरियां, लाख, पूरी दुनिया में हजारों नौकरियां एक झटके में ख़त्म कर दी? ये विदेशी हो गए, इनके जो भारतीय सहोदर थे उन्होंने भी स्टार्टअप्स में नौकरियों का कत्लेआम, सामूहिक कत्लेआम कर दिया। और उसके साथ सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि साहब, बेकारी की ये जो हैलोवीन पार्टी है ना, ये अभी तो शुरू हुई है, अभी तो ये आगे चलने वाली है। शुभम, ये सब न्यू इकोनॉमी के सितारे थे, प्रेरणापुंज थे। पिछले 10-12 सालों में भारत के हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति को इन सितारों की कहानियाँ सुनाई गई थी। इन्हें दुनिया को उबारने वाले दिव्य शक्तिमान लोगों की तरह माना गया था कि ये तो भारत एक नई दुनिया का सपना लेकर आए हैं, सारी अर्थव्यवस्थाओं की चीज़ें एक तरफ, और ये जो लेकर आए हैं आगे चलने वाला है। वो लोग इन्हें किस नाम से पुकारेंगे जिन्होंने इनके शेयर खरीद लिए और उनकी पूंजी स्वाहा हो गई? इसमें भारत में भी ऐसे तमाम निवेशक हैं जिन्होंने पैसा लगाया भारत के स्टार्टअप्स में, जो अपने ऑल टाइम हाई से 60%, 70% नीचे खड़े हुए हैं, जिस पर हम चर्चा करते रहें। मैं संकोच के साथ इस कहना चाहता हूं, पर सवाल बड़ा है और आपको सवाल का मतलब समझ में आएगा कि क्या आप इन सारी कीर्ति कहानियों के नायकों को ठग कहना चाहेंगे? क्या आप इनके सारे कारोबारों को एक विराट तमाशा, एक विराट फर्जीवाड़ा कहना चाहेंगे? ठहरिए, आप गुस्सा मत करिए, आपकी भावनाएं हम समझते हैं, लेकिन सुनिए, जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ नाम के एक बड़े अर्थशास्त्री गुजरे हैं।
ये ठगी और फर्जी वाली थ्योरी उन्हीं ने हमको बताई थी, और वो थ्योरी अब पूरी दुनिया वापस पलटकर पढ़ने की कोशिश कर रही है। गाल्ब्रेथ 1940 के दशक में फॉर्च्यून मैगजीन के एडिटर थे, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, जॉन एफ कैनेडी के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, और तो और भारत से उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। 1960 के दशक में वो भारत में अमेरिका के राजदूत भी रहे थे। गाल्ब्रेथ ने एक किताब लिखी थी, द ग्रेट क्रैश 1929। गाल्ब्रेथ ने इस किताब में लिखा था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिनकी एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल वैल्यू बनाई जाती है, उनका एक कृत्रिम और आर्टिफिशियल मूल्य बनाया जाता है। लाखों करोड़ों लोग लंबे समय तक उस कृत्रिम मूल्य में भरोसा करते रहते हैं, जबकि उसका इकोनॉमिक लॉजिक या उसका आर्थिक तर्क उसके पीछे नहीं होता है। गाल्ब्रेथ ने इस मॉडल के लिए बेजल शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द आपको पास बार बार आएगा, बेजल, इसलिए हम बता रहे हैं कि हम बेजल कहेंगे बार बार इस मॉडल को अपनी चर्चा में। गाल्ब्रेथ ने इस मॉडल के लिए बेजल शब्द का प्रयोग किया था। बेजल शब्द दरअसल अंग्रेजी का जो शब्द है एम्बेजलमेंट, उससे बना है। एम्बेजलमेंट का अर्थ आप शब्दकोश में जाकर ढूंढेंगे तो आपको गबन, ठगी, पैसों की चोरी, इसी के आसपास इस शब्द का अर्थ मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी संभावना में थ्योरीज, जो कि सबसे बड़ी संभावना में कारोबार हैं वे गाल्ब्रेथ की इस बेजल थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं। बेजल शब्द का इस्तेमाल अलग से भी अब दुनिया के डिक्शनरीज में इस तरीके की कामों को बताने के लिए होने लगता है। सवाल मेरे सामने भी बहुत हैं। शुभम ने आपसे 3 सवाल पूछे। ये कैसे बेजल थ्योरी को सच साबित कर रहे हैं? मांग में जरा सी गिरावट आई, आर्थिक उठापटक का एक छोटा सा दौर आया, इससे बड़े बड़े संकट दुनिया ने देखे, युद्ध देखे, महामारियां देखी, जरा सी पूंजी महंगी हुई और इन बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की चूलें हिल गई, इनकी पूरी जमीनें और जड़ें हिल गई। क्या हमारी सदी की सबसे चमकदार कथाएं, हमारी सदी के सबसे चमकदार उद्योग, हमारी सदी का भविष्य देने वाले सबसे चमकदार उद्योग इतने खोखले हैं भीतर से कि वो एक झटके में हजारों की संख्या में नौकरियां खत्म करने लगे? क्या इतनी भी दम इनके पास नहीं थी? गाल्ब्रेथ कहते थे, अगर मैं गाल्ब्रेथ की शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो क्या गाल्ब्रेथ के हिसाब से इनके मॉडल, इनके बिजनेस मॉडल एक किस्म का आर्थिक प्रपंच थे, आर्थिक तमाशा थे, क्योंकि ये दुनिया आप समझने की कोशिश कर रही है। युद्ध था, महंगाई थी, और उसके बीच ये अचानक दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों से, जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी आई, वहाँ से बेरोजगारी जो फट पड़ी, उससे बदहवास दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे कारोबार में आईटी, सूचना तकनीक, स्टार्टअप, क्रिप्टो, जिनके नाम आप जानते हैं, इनमें जो बताया गया था वो सच था, या जो छिपाया गया था वो वास्तव में सच था। और आप जब इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ेंगे हमारे और शुभम के साथ, तो आपको गाल्ब्रेथ ही नहीं, चार्ली मुंगेर भी कहीं कहीं मिलेंगे, वो भी सच साबित होते दिखाई देंगे, जो वारेन बफे के साथी और बर्कशायर हैथवे के थे, और उनके भी सूत्र इसके आसपास हमें अब दिखाई देते हैं। जब दुनिया को झटका लगता है तब वो अपनी वास्तविकताओं की तरफ आती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक क्या हो गया कि फेसबुक जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनके रेवेन्यूज इतने हैवी थे, उनको एक झटके में इतने सारे लोगों की नौकरियां खत्म करनी पड़ी। ऐसा क्या था? सर, आगे आप लिख रहे हैं कि आर्थिक संकट मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तो पहले तो वो कौन से 2 तरीके हैं जिनके ज़्यादातर आर्थिक संकट होते हैं, और इस बार ये अलग क्यों है? ये बड़ी इस समय का आर्थिक संकट, या इस समय जो सूचना और तकनीक उद्योग में जो मेल्टडाउन चल रहा है, जो अमेरिका के में नैस्डैक से लेकर भारत के बीएसई और एनएसई तक दिखता है, ये एक किस्म की उलटबांसी है, एक किस्म का पैराडॉक्स है जो कभी हमने नहीं देखा। दुनिया के इतिहास में 2 तरीके के आर्थिक संकट आमतौर पर आए हैं। उन आर्थिक संकटों में पहला तो वो संकट हैं जो किसी चीज़ की काल्पनिक मांग क्रिएट करके कमोडिटीज़ की कीमत बढ़ाकर आते हैं, जैसे 17वीं सदी में ट्यूलिप। आप जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग ट्यूलिप खरीदने दौड़ पड़े थे। ब्रिटेन में साउथ सी बबल हुआ था, जिसके शेयरों में न्यूटन ने भी पैसा लगाया था, और उसके बाद वो कंपनी डूब गई थी। किस्सों के सिक्के में साउथ सी बबल का किस्सा हम बता चुके हैं, जो मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है। या बहुत सारी पूंजी स्कीमें जो चलती हैं, जिसमें कि आपको ये लालच दिया जाता है कि आपके पैसे की कीमत 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाएगी। तो चाहे वो भारत का टीक हो या भारत या पूरी दुनिया में बनी मडाफ की जैसी पूंजी स्कीमें हो। एक हिस्सा ये है आर्थिक संकटों का, क्योंकि इनके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, और ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। इसमें बैंक भी शामिल होते हैं, निवेशक भी शामिल होते हैं। तो जब ये फटते हैं तो कई सारी चीज़ें एक साथ फटती हैं, डूबते अंततः बैंक और निवेशक ही हैं। और दूसरा ये कि ज़रूरत से ज़्यादा निवेश हो जाने के कारण बनने वाले बबल या संकट, जैसे कि 18वीं सदी में यूरोप में रेलवे में बड़ा निवेश हुआ और एक बबल था। रेलवे की उतनी मांग नहीं थी, हालांकि बाद में रेलवे बड़ी मांग लेकर आई, लेकिन उस दौरान वो बबल टूटा।
कैनाल बबल बना यूरोप में, नहरें बनाने पर बहुत पैसा खर्च किया गया, फिर उसमें बैंकों का पैसा डूबा। 80 में जापान के रियल एस्टेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां मांग से ज़्यादा निवेश होता है, क्षमताएं तैयार की जाती हैं। 2006 में हमने रियल एस्टेट का बबल देखा, 2002 का .com बबल देखा, जहां समय से पहले बहुत ज़्यादा निवेश करके चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये दो किस्म के बड़े संकट हैं, इनका असर हमें अंततः बैंकों पर पड़ता दिखाई देता है या छोटे निवेशकों पर पड़ता दिखाई देता है। इस बार कुछ ऐसा हो रहा है शुभम, जिसे देख के हमारा, इसकी प्रकृति देखकर, अगर आप डिटेल से आगे बढ़कर ऊपर से खड़े होकर कहीं मैक्रो पिक्चर देखने की कोशिश करें, और इन कंपनियों में जहां इतनी भयानक छटनी चल रही है, हम आज भी उन सुर्खियों से गुजर रहे हैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कुछ और जगह छटनी की घोषणाएं हो रही, तो आपको देखकर, इस पूरी प्रकृति को देखकर और ये पूरी व्यवस्था को देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। महामारी के 2 साल के दौरान कुछ भी हो रहा हो, दवाएं मिल रही हो, लोगों को नहीं मिल रही हो, एक चीज पर पूरी दुनिया मुतमईन थी कि टेकेज आ गई है। इसके बाद की दुनिया सिर्फ तकनीक की दुनिया है। जिसका आपके पास तकनीक है, जिसका तकनीक में निवेश है, जिसके पास तकनीक में काम करने लायक स्किल है, जिसके पास तकनीक का ज्ञान है, जिसके पास तकनीकी कंपनी के शेयर है, उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। यह कहा गया था कि दुनिया में तकनीकों का गोल्डन एरा, स्वर्ण युग अब शुरू होता है, क्योंकि कोविड के दौरान लोगों ने अपने घरों में बैठकर हर चीज तकनीकी माध्यमों से हासिल की थी, चाहे मनोरंजन हो या दवा, सामान हो या एक दूसरे से संवाद या इवन कारोबार तक, जो हमने देखा था। कहा जा रहा था कि युग महामारी से पहले तैयार था, लेकिन दो साल में जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक व्यवहार बदले, उसके बाद ये गारंटी थी कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, किसी भी तरीके से उसमें निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए भविष्य सुनहला और चमकदार है। 2020-21 में अगर शुभम ये कोई कहता कि अगले 1 साल के भीतर फेसबुक अपने यहाँ से 11,000 लोगों के कर्मचारियों की छटनी कर देगी, ट्विटर लोगों को फ़ोन पर फायर कर देगी, या दुनिया की बड़ी कंपनियां हटा देंगी, तो शायद उसे सोशल मीडिया पे शहीद कर दिया जाता। अगर 2020-21 में ये बात कहते कि नहीं, ये कंपनियां तो ऐसी स्थिति में है कि ये एक छोटी सी मंदी नहीं झेल सकती, 6 महीने की नौकरियों को निकाल देंगी, तो शायद लोग उसको सोशल मीडिया पर ट्रॉल करके कहीं का कहीं पहुँचा देते। लेकिन 2022 के आखिरी चरण में, जब हम नवंबर में हैं, तो अब सब मान रहे हैं कि तकनीकी उद्योग में .com बबल से ज़्यादा बड़ा गुब्बारा फूट रहा है। ये क्यों है, इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है, चारों तरफ हाय तौबा मची है। .com बबल में तो कंपनियां डूबी थी, यहाँ तो एक्सचेंज डूब रहे हैं। बिल्कुल। .com बबल में तो एक कंपनी डूबी थी, यहाँ पूरे एक्सचेंज डूब रहे हैं, जिनके आसपास डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफाई की तैयारी की गई थी। डिफाइज की तो ऐसा लगता है जैसे कि श्रद्धांजलि सभाएं चारों तरफ चल रही हैं, हर तीसरे दिन आपको पता चलता है। ई वाहन बनाने वाली कंपनियों के मालिक फ्रॉड में पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल हो रही है। सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां नया निवेश बंद कर रही हैं, अपने एक्सपेंशन बंद कर रही हैं। अमेजन जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में अपने कारोबारों को सीमित कर रही हैं, और भारत के मशहूर यूनिकॉर्न कॉकरोच बन रहे हैं, जिनको आप यूनिकॉर्न कहते थे, वो आज कॉकरोच जैसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास पैसा है, ना पूंजी है, वो नौकरियां खत्म कर रहे हैं। कम से कम ये तो उस टेकेज का सपना नहीं है जिसको देख के लोगों ने महामारी का भवसागर पार किया था। बिल्कुल कि चल अब की सहरा पार कर ले तो समंदर आएगा, महामारी का रेगिस्तान पार होगा, तो उसके बाद तकनीकी नौकरियों का दौर आएगा, तकनीकी सुविधाओं का दौर आएगा, तकनीकों के सहारे तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, और दुनिया इससे निकलकर एक नए तकनीकी युग की तरफ प्रवेश करेगी। बिल्कुल। और ये अगर कोविड के दौरान वाकई यही माना जा रहा था कि अब तो सब कुछ जो कुछ होगा ऑनलाइन ही चलेगा, लेकिन सर इस समय टेक जगत की जो सुर्खियां हैं वो एकदम उम्मीदों के विपरीत बन रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? अब आप सुर्खियां देखिए आपके सामने हैं। दुनिया में बहुत से लोग शुभम मानते थे कि सिनेमाघर बंद हो जाएंगे, कार कंपनियां बंद हो सकती हैं, हो सकता है दुनिया में लोग नए परिवहन के साधनों पर चलते लगें, किसी भी मौसम की फसल कहीं भी उगा सकते हैं आप, ये सब हो सकता है, लेकिन तकनीकों की दुनिया में कभी मंदी नहीं आएगी, ये माना जाता था। और ये कहा जाता था कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है, यही फ्यूचर प्रूफ है, यानी भविष्य के प्रति पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ भविष्य की गारंटी। अब यहाँ देखिए आप कौन सी हेडलाइंस आ रही हैं, वो हेडलाइंस हम इससे पहले भी अलग अलग इकोनॉमिक में चर्चा करते रहे, उनके अलग अलग आयामों पर चर्चा करते रहे हैं। जब हमने इस पर चर्चा की थी, उसके लिंक आपको इस शो में मिल जाएंगे कि कहीं ये वो तो नहीं है, .com के बबल जैसी परिस्थिति तो नहीं बन रही है। फिर हमने चर्चा की थी कि इंटरनेट इकोनॉमी से लोगों का भरोसा क्यों लड़खड़ा रहा है भारत में, उसको लेकर। लेकिन यहाँ कुछ और दूसरी चीज़ भी हो रही जो हमें भीतर से समझना ज़रूरी है। अमेरिका की हर बड़ी तकनीक कंपनी या तो रोजगार में छटनी कर रही है या नई भर्तियां बंद कर चुकी है घोषित रूप से।
बीते अक्टूबर महीने में से लेकर अगर आप सितंबर से अक्टूबर देखें तो 1 लाख के आसपास नौकरियां तो सिलिकॉन वैली में और अमेरिका के टेक्नोलॉजी उद्योग में जा चुकी है। ये नौकरियां जाना भारत के लिए इसलिए बुरी खबर है कि इसमें बहुत सारे भारतीय कर्मचारी थे जो यहां से वहां काम कर रहे थे और उनको अपनी क्षमताओं पर वहां रोजगार मिला था। इनमें कई जगह तो ऐसा जिनको 2 महीने पहले नौकरी पर रखा गया था और उन्हें पिंक स्लिप पकड़ा दी गई है। फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, कई क्रिप्टो एक्सचेंज, ई व्हीकल कंपनियां, आप बहुत लंबी लिस्ट है, सूची लंबी होती जाती नौकरियां खत्म करने वाली। भारत में भी करीब करीब स्टार्टअप्स 20,000 लोगों को पिंक स्लिप यानी गुलाबी पर्ची पकड़ा चुके हैं और रोज हम उन सूचनाओं से वाबस्ता हैं। दूसरी सुर्खी समझिए, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक जब आप क्रिप्टो में के पूंजी होने पर का सवाल उठाते थे, भारत का रिजर्व बैंक भी कहता था कि क्रिप्टो पूंजी है और आपको लगता था कि सही नहीं है, तब शायद उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था और कहा जाता था कि नहीं, क्रिप्टो तो भविष्य है, क्रिप्टो के बारे में तो आप जानते ही नहीं है, कुछ ऐसा है इसलिए आप इसे समझ नहीं पा रहे। क्रिप्टो की दुनिया पूरी तरह डूब रही है। वाइजल और सेल्सियस के बाद तीसरा बड़ा एक्सचेंज FTX भी दिवालिया हो गया और अभी चौथे ने, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक एक्सचेंज ने और भी अपनी बैंकरप्सी फाइल की है। सैम बैंकमैन-फ्रायड बड़ा नाम चर्चा में रहा, मुखपृष्ठ पर कवर पर आए, जिन्हें मैगजीन्स ने नए युग का JP मॉर्गन कहा था कि ये नए युग के जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन हैं। जैसे JP मॉर्गन ने अर्ली एज में 90s में अमेरिका के बैंकों को उबारा था अपनी जेब के पैसे से, अपने पास के पैसे से, और अमेरिका में फेडरल रिजर्व को लाने की ज़मीन तैयार की थी। इस पर भी किस्सों के सिक्के में एक पूरा किस्सों का सिक्का उपलब्ध है, जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन के ने क्या किया था। उसी तरह से सैम बैंकमैन-फ्रायड को एक कहा गया था कि इनके पास ये अपनी पूंजी से क्रिप्टो कंपनियों को उबार रहे हैं और दुनिया में क्रिप्टो की जो पूरी क्रांति है उसको सहारा देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैम बैंकमैन-फ्रायड दिवालिया हुए। तीसरी सुर्खी समझिए, पहली सुर्खी में आपके सामने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क और टेस्ला के जैसी कंपनियों के चेहरे या नाम आएंगे। दूसरे में आपके सामने क्रिप्टो किंग्स के नाम आएंगे और तीसरे में आपके सामने आएगा मासायोशी सन का चेहरा। मासायोशी सन को इस बार, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप इन्वेस्टर कंपनी थी या इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फंड था, उसे इस साल अप्रैल-जून की तिमाही में $913 अरब का लॉस हुआ। मासायोशी सन ने स्टार्टअप निवेश से तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि अब हम उनका सॉफ्ट बैंक अब कंपनियों से अपने आप को अलग करेगा, बहुत सीमित निवेश करेंगे। उसका असर हमने भारत में पेटीएम के स्टॉक पर भी देखा। मासायोशी सन और उनके सॉफ्ट बैंक को वेंचर कैपिटल का आविष्कारक माना जाता था। वेंचर कैपिटल कैसे काम करती है, उपक्रम कैसे पूंजी लगाई जाती है आइडियाज़ में और उनको तैयार करने के लिए, उन्होंने सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप में $100 अरब के आसपास, $100 बिलियन के आसपास निवेश किया था और पूरा बाजार ही खोल दिया था स्टार्टअप का पूरा। उसी समय बहुत सारे लोगों ने मासायोशी सन को वन मैन बबल मेकर कहा था। मुझे याद, उस समय कुछ सुर्खियां आती थी कि एक आदमी जो इतना बड़ा बबल क्रिएट कर सकता है वो मासायोशी सन थे। क्या वो उपाधि अब सही साबित हो रही है? क्योंकि मासायोशी सन को इस पूरे निवेश में बड़ा नुकसान हुआ है और चूंकि सन सॉफ्ट बैंक स्टार्टअप फाइनेंसिंग में अपने हाथ से कोड़ रही है, तो बाकी बड़े जो फाइनेंसर, चाहे वो टाइगर हो, ग्लोबल हो या एंट हो या अलीबाबा हो, ये भी वैसा ही करेंगे। शुभम, 2022 की तीसरी तिमाही में जो हम यहाँ खड़े हुए हैं, वेंचर कैपिटल फंडिंग पिछले साल की तुलना में 53% घटी और पिछली तिमाही से 33% कम हुई है। इस सितंबर तक भारत में स्टार्टअप फंडिंग बीते साल की तुलना में करीब 80% तक गिर चुकी है, टूट चुकी है। ये हमारे सामने इसके आंकड़े उपलब्ध हैं, आप इस आंकड़े को दोबारा देख सकते हैं। ग्लोबल जो वेंचर कैपिटल डॉलर वॉल्यूम है उसमें हम गिरावट, हमें 53% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरावट ईयर ऑन ईयर 33% है और तिमाही के आधार पर ये 53% और 33% है। पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न की स्थिति क्या है? पूरी जो वो यूनिकॉर्न जो हमको भविष्य के लिए प्रेरित कर रहे थे, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो मौजूद हैं वो बुरी तरह लहूलुहान है। हमें जानकर अंदाज होगा कि आश्चर्य होगा शुभम कि भारत में ओयो प्रति मिनट 76,000 रुपये, पेटीएम प्रति मिनट 60,000 रुपये, स्विगी प्रति मिनट 25,000 रुपये, पीवी फिनटेक करीब 22,000 रुपये, जोमेटो, कार ट्रेड, नायका, मोबीक्विक 2,000 से 5,000 रुपये प्रति मिनट का नुकसान उठा रहे हैं इनके, अगर आप घाटों का हिसाब लगाकर देखें। और भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी घट रही है, ये आपके सामने दिख रहा है। तकनीकी शेयरों का प्रतिनिधि सूचकांक नेस्डेक गहरी मंदी में है, भले ही बाकी स्टॉक मार्केट रिकवरी दिखा रहे हों अभी सस्टेन कर रहे हो, पर नेस्डेक जो है वो पिछले 1 साल में 35% टूट चुका है और बीते 10 साल में ये सबसे तेज गिरावट है।
ये दुनिया के तकनीकी शेयरों के सूचकांक की अधिकृत परिस्थिति है जो हमारे सामने दिखाई देती है। सर, तबाही की तस्वीर तो आपने दिखा दी, बिटकॉइन से लेकर टेक कंपनियों तक या स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न तक, लेकिन अचानक ऐसा सब बदल क्यों गया? ऐसा क्या बदल गया जो सब कुछ लड़खड़ाने लगा अचानक? ये सवाल तो मुझे भी और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। बीते 2 साल में ऐसा अचानक क्या बदल गया 1 साल के भीतर कि वो क्षेत्र जिसे जो मंदी की संभावनाओं से परे बताया जाता था, ये कहा जाता था कि इसके लिए तो कभी डिमांड कम होने वाली नहीं, वो बिल्कुल हिल गया। और वो ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं थी शुभम जिसके कारण कि इन कंपनियों को इतनी बदहवासी, इतनी बेचैनी दिखाई दे और इन्हें इतनी तेजी से सारे कारोबारी मॉडल बदलने पड़ जाए। हुआ क्या? ये बात रहस्य नहीं है कि पूरी दुनिया में कर्ज महंगा हुआ, उसके कारण पूंजी की आपूर्ति कम हुई। 2010 के बाद आमतौर पर कर्ज की दरें न्यूनतम रही थी और उसका फ़ायदा हमने स्टार्टअप और आईटी सेक्टर में निवेश में देखा था। बीच में कुछ एक बार जब कर्ज की ब्याज दरें बढ़ी थी तो प्राइवेट फंड्स ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन सस्ती पूंजी लौटने के साथ, ये आंकड़ा आपके सामने, अगर आप कर्ज की दरों को देखें, अमेरिका में ब्याज की दरों में बढ़ोतरी का ये चार्ट अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि लगातार 2010 के बाद हमने कर्ज की दरें नीचे देखी हैं और उसका फ़ायदा हमें उस दौरान आईटी सेक्टर में निवेश में मिला। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, दूसरा बदलाव ये हुआ कि दुनिया में कारोबारों को लेकर नियम बदल गए। नियामकों ने सख्ती शुरू कर दी। क्रिप्टो और फिनटेक इसकी नज़ीर हैं जिन पर पूरी दुनिया में सख्ती हो रही, भारत में भी हो रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक गूगल, अमेज़न और फेसबुक के जो एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर नियामकों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यूरोप का जो नया कानून है GDPR, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंपनियों को करने के लिए कह रहा है जो उपभोक्ताओं की प्राइवेसी और निजता को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन देना चाहिए। कंपनियों को ये भी अधिकार दिया जा रहा है कि वो ये उपभोक्ताओं से पूछें कि उनकी सूचनाएं ट्रैक की जाएं कि नहीं। इसका नतीजा ये कि न्यू इकॉनमी की दुनिया बदल रही है। टारगेटेड विज्ञापन जो डेटा मार्केटिंग की बुनियाद हैं वो डगमगा रही है। मैकिन्जी का मानना है कि कुकीज़ और आइडेंटिफायर सर्विसेज बंद होने के बाद इस सेवाओं के इस्तेमाल पर कंपनियों को कम से कम 10 से 20% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो इस बाज़ार से, जो आईटी कंपनियों के बाज़ार से फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन ये ऐसी घटनाक्रम थे शुभम, जिन घटनाक्रमों में कुछ ऐसा बड़ा कोविड जैसा चमत्कारिक या आश्चर्यजनक नहीं था। कंपनियां इतने बड़े बिजनेस मॉडल के साथ इन चीज़ों के लिए तैयार थी। ये ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण कि इन कंपनियों की बुनियाद पूरी तरह हिल जाए, क्योंकि इतना निवेश करने वाली, इतनी तैयारी करने वाली कंपनियों को ये पता था कि पूंजी तो महंगी होगी ही, ये चक्र तो घूमेगा ही थोड़े समय के बाद, और दुनिया में नए नए नियम डेटा प्राइवेसी को लेकर आएंगे। और डेटा प्राइवेसी को लेकर नियम पिछले 6 महीने में नहीं आ गए। डेटा प्राइवेसी के नियमों की चर्चा कोविड के पहले से चल रही है दुनिया के देशों में, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? सर, कर्ज महंगा होना या आप कहिए कि कारोबार के नियमों का बदलना, ये आपने 2 बड़ी वजह बताई, इससे ही सब कुछ हिल गया या कुछ और वजहें भी थी? वजह कुछ और थी। वजह, और हमें उस वजहों को समझने के कुछ सवाल हैं जो हमें समझ में नहीं आते। ब्याज दर बढ़ना क्या इतना बड़ा बदलाव था कि फेसबुक का पूरा कारोबार ही लड़खड़ा जाए? इन कंपनियों को अभी तक प्रति कर्मचारी राजस्व और मुनाफे में अग्रणी माना जाता है। जैसे 2021 में इस फेसबुक का पर एम्प्लॉय मुनाफा करीब $5 लाख था और राजस्व $16 लाख था। आप भारत दुनिया की उन कंपनियों को देखिए जिन कंपनियों का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय क्या था। इन कंपनियों के पास, इनको माना जाता था कि ये तो गोल्ड माइन कंपनियां हैं, इनके कर्मचारी इनको इतना पैसा कमा कर देख रहे हैं। ये दूसरी लिस्ट देखिए आप, रेवेन्यू पर एम्प्लॉइज की, इसमें नेटफ्लिक्स, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, सारी आईटी कंपनियां हैं। इतना किसी भी दूसरी कंपनी में के पास नहीं था। कंपनियों को पहले से इस बात का ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें उन कंपनियों की लिस्ट है जो हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय वाली कंपनियां हैं दुनिया में। दूसरी चीज़, दुनिया की कंपनियों को पता था कि कानून बदलेंगे, कानूनों में बदलाव होगा, निजता को लेकर लोगों के आग्रह बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा डेटा ट्रैक किया जा रहा है। तो भविष्य की तैयारी करने वाली, हमें भविष्य देने वाली कंपनियां, हमें तकनीक का, जीवन का, प्रयोग का, संचार का, चिकित्सा का, पढ़ाई का भविष्य बताने वाली कंपनियां खुद इसके लिए नहीं तैयार थी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और यहीं पर हमें जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ वापस याद आते हैं और जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ की बेजल थ्योरी याद आती है। और उसी बेजल थ्योरी को समझना इस समय पूरी दुनिया उसे समझने की कोशिश कर रही है। गाल्ब्रेथ कहते थे कि बेजल थ्योरी में किसी भी संपत्ति या कारोबार की जो नकली कीमत है, जो आर्टिफिशियल वैल्यू है, उसे बढ़ाने का जो प्रयोग है या जो फर्जीवाड़ा है, बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि ये काम उस कारोबारी मॉडल को चलाने वाले को मुनाफा देता है और गंवाने वाले इससे नुकसान महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनको इसमें होने वाला नुकसान नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी
फेसबुक, मेटा या गूगल या ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने कभी ध्यान से सोचा भी होगा कि जिस बिजनेस में वो निवेश करने जा रहे हैं या इसमें काम करने जा रहे हैं उसके बिजनेस मॉडल में रियलिटी या इकोनॉमिक सेंस कितना है। इसी बात को बेजल या एम्बेजलमेंट कहते थे जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ, क्योंकि दोनों लोग, कमाने वाला मुनाफा कमा रहा है और गंवाने वाले को एहसास नहीं होता कि वो क्या गंवा रहा है, इसलिए ये एम्बेजलमेंट या बेजल लंबे समय तक चलता था। अब ध्यान से देखें आप, हम कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते जो आंकड़े पता भी थे हमें, लेकिन हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो बात गाल्ब्रेथ ने कहा था कि नियंता को भी ये बात मालूम है, निवेशक को भी ये बात मालूम है, नौकरी करने वाले को भी शायद ये बात मालूम होगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ आंकड़े देखिए, तथ्य देखिए। सबको पता था कि बीते एक दशक में 65% वेंचर कैपिटल फंड डूब गए। ये कोरिलेशन वेंचर का अध्ययन है। केवल 2 से 3 फीसदी वेंचर कैपिटल निवेश ऐसे थे जहां 10 से 20 गुना रिटर्न आया, केवल 2 से 3% जहां 10 से 20 गुना रिटर्न आया। केवल 1% ऐसे थे जिन्होंने 20% से ज्यादा निवेश पर रिटर्न दिया, और केवल आधा फीसदी ऐसे थे जिन्होंने 50 गुना या उससे अधिक रिटर्न दिया पूरी दुनिया में जो वेंचर कैपिटल का पैसा लगाते। मासायोशी सन और अलीबाबा और रेंट ग्रुप का था। 2014 तक कुल वेंचर कैपिटल फाइनेंस 442 अरब डॉलर था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी कमी हमें दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से देखें इस कैपिटल फाइनेंस में, तो 10 कंपनियों का वैल्यूएशन आधा था इस पूरे फाइनेंस का। अभी भी 10-12 कंपनियां दुनिया की ऐसी हैं जिनका टोटल वेंचर कैपिटल फाइनेंस में जिनका रेशियो का हिस्सा वैल्यूएशन के हिसाब से आधा है। तो बाकी सब क्या बेजल था? बाकी सब क्या पूरा गुब्बारा था? केवल यही था जो कंपनियां 10 से 20% रिटर्न दे रही थी, वही वास्तविक कंपनियां थी। पर पूरी दुनिया तो मान रही थी कि सब कुछ है वो सही हो रहा था। और दूसरा आंकड़ा करीब से देखें जिससे हमें पता था, ये सब हमारी जानकारी में था, तकनीकी शेयरों का जो सूचकांक है नैस्डैक, उसमें 51% रिटर्न केवल 5 कंपनियों से आता है। पूरे इंडेक्स में केवल 5 कंपनियां ऐसी हैं जो 51% रिटर्न देती हैं, जबकि 25 कंपनियां इस सूचकांक के 75% रिटर्न की जिम्मेदार हैं। तो क्या बाकी जो कुछ नैस्डैक में हो रहा था सब बेजल था? जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अलावा इनके सहारे जो पूरा आवरण या जो पूरा कृत्रिम या जिसे तिलिस्म कहें आप, जिस तिलिस्म को तैयार किया जा रहा था, क्या वो बेजल था? सर तो फिर अब ये बताइए कि जो बेजल है या ठगी है, कुछ भी कह लीजिए, जो भी नाम आपने, इसमें पिन कैसे मारी जाती है? गुब्बारा फटता कैसे? हाँ, गुब्बारा फूटता कैसे? होता यह है कि अपनी डिटेल किताब में गाल्ब्रेथ ने लिखा है कि इस पूरे प्रपंच में, इस पूरे तिलिस्म में कुछ बड़े संकट छिपे रहते हैं और जो तुरंत नहीं सामने आते, क्योंकि ये पूरी अवधारणा इस बात पर निर्भर होती है कि कमाने वाला कमा रहा है और गंवाने वाला गंवा नहीं रहा है। जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज और कंपनियां दिवालिया होंगे, साल भर पहले आप कह सकते थे क्या ये बात? कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कि सबको पता था कि क्रिप्टो के पीछे कोई फाइनेंसिंग मॉडल नहीं है, दुनिया में कोई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं, यानी क्रिटिकल गैप क्रिप्टो के पूरे बिजनेस में भरोसे लायक कुछ भी नहीं था। ना तो कानून थे, ना दुनिया की सरकारें इनके साथ थी, ना इस पूरे बिजनेस मॉडल में था, लेकिन ये संकट इसमें छिपा हुआ था जो पता नहीं चला। जब ऐसा होता है तो आर्थिक रूप से उस कारोबार का वास्तविक मूल्य उसमें छिपा रहता है। बिजनेस की दुनिया में, निवेश की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में महत्वपूर्ण चीज है प्राइस डिस्कवरी, जो उसका वास्तविक मूल्य है। क्या आप वैल्यू फॉर मनी, आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो स्टॉक आपको जिस कीमत पर दिया जा रहा है, क्या वो उसके लायक है? जो आप कार खरीद रहे हैं, जो आप फोन खरीद रहे हैं, जो आप मकान खरीद रहे हैं, क्या उसकी सही वैल्यू सही है? ये जब कारोबारों का सही मूल्य तय नहीं होता तो प्राइस डिस्कवरी नहीं होती। गाल्ब्रेथ की थ्योरी पुरानी थी, पर उसे आज आप ध्यान से देखें तो दुनिया का पूरा स्टार्टअप स्पेस इसी बात से तो जूझ रहा है कि इस धंधे में कोई सही प्राइस डिस्कवरी हुई नहीं कभी, कि एक्चुअली पेटीएम का या नायका का या जोमेटो का सही प्राइस क्या है बिजनेस मॉडल के आधार पर। लोग ये समझते हैं कि पूंजी आती रहेगी और सब कुछ ठीक चलता रहेगा, और इसलिए जो कृत्रिम वैल्यूएशंस क्रिएट किए जाते हैं आगे बढ़ते जाएंगे। जब वक्त का पहिया पलटता है, क्योंकि पूरी दुनिया को इतना इतिहास पता है, अपना ही पता है साइकिल्स का, कि हम एक बार रिसेशन के साइकिल में जाते हैं, ओवर इन्वेस्टमेंट के साइकिल में जाते हैं, सबको पता है, तो चीज़ें पलटती हैं। और जब पलटती हैं तब नैतिकता के सवाल उठते हैं, तब क्वेश्चन उठता है रेगुलेटर्स पर, तब सवाल उठता है उन कंपनियों के मालिकों पर जिन्होंने ये पूरा तिलिस्म बनाया था, और धीमे धीमे वो गुब्बारा फूटने लगता है। तो आप इस गुब्बारे के फूटने की शुरुआत, आप क्रिप्टो के गुब्बारे फूटने की शुरुआत 2 साल पहले से मान लीजिए या आज मान लीजिए, लेकिन ये उस समय से शुरू हो जाता है। मुझे एक और बड़े लेखक याद आ रहे हैं, उनकी किताब है काफ़ी अच्छी और मशहूर किताब है अदर पीपल्स मनी। उसमें जॉन के बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये बेजल बड़ा मज़ेदार खेल है पूरी दुनिया में। किसी भी एसेट की
की आर्टिफिशियल वैल्यूएशन बनाने का खेल बड़ा मजेदार है। इसमें एक ही संपत्ति को कई लोग एक साथ यूज करते रहते हैं, एक ही एसेट है जिसको कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं होता कि दूसरा ऐसा क्यों कर रहा है। एक वैल्यूएशन एक कंपनी ने बनाया, उसने स्टार्टअप का वैल्यूएशन दूसरी कंपनी को बेचा, उसने दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को बेचा और अंततः वो इन्वेस्टर्स के पास आ गया जो भारतीय स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इसके स्टॉक्स खरीदे। शुभम, सवाल यहां है, क्योंकि इसमें जवाब हमारे पास नहीं, सवाल यह है कि क्या पूरे सूचना तकनीक कारोबार में ऐसा ही हो रहा था पिछले 10 साल से? किसे नहीं पता था? ये किसको नहीं पता था? ये बुनियादी सवाल अगर आप इन सारी तकनीकी चर्चाओं से नीचे आकर खड़े हों और खुद से अपने आप से या बाकी लोगों से सवाल करें तो किसे ये नहीं पता था कि सारे आईटी सुरमाओं को ये पता था, सारे एनालिस्ट को पता था, विशेषज्ञों को पता था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरा ताना बाना या तिलस्म वास्तविक रूप से हमारी खपत पर ही तो निर्भर है। हम जो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इनसे जो सूचनाएं जनरेट हो रही हैं, इन्हीं को सूचनाओं को तो बेचकर पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। ये सूचनाएं चूंकि इनके पास मौजूद थी और इन सूचनाओं को हमसे कलेक्ट कर किया जा रहा था और उसके बदले हमको सेवा मुफ्त में दी जा रही थी और ये सूचनाएं उन लोगों को दी जा रही थी जो ये वास्तविक रूप में हमें बेच रहे थे। ये पूरा का पूरा कारोबार वास्तविक खरीद को बढ़ाने के लिए तो था ना। अंततः अगर आप आईटी कंपनी चलाते हैं और आप डेटा परचेज करते हैं किसी से लोगों के रेस्टोरेंट के खाने की आदतों का, तो फाइनली आप उसको मोनेटाइज कहाँ करेंगे? आप उस डेटा का इस्तेमाल अपनी बिक्री बढ़ाने में करेंगे? नहीं, वास्तविक रूप से आपके रेस्टोरेंट में लोग आएँ और खाना खरीद कर खाएं, तब सामने दिखाई देगा। कोशिश ये थी कि इस सारी सूचना की दृष्टि के कोशिश से मांग बढ़ाई जाए और वास्तविक कैपिटल जनरेशन बढ़ाया जाए, लोग खरीदना शुरू करें, अमेजन से लीड्स लेकर बाकी लोग बेचना शुरू करें। आपकी आदत फेसबुक जो ट्रैक करती है कि आपने कितने चीज़ों को ट्रैक किया, आपने कौन सा सामान खरीदा, उसको इस सूचना को वो उन कारोबारियों तक पहुंचाती, वो कारोबारी उसका इस्तेमाल करके आपके आसपास उन उत्पादों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। अब जब मांग ही नहीं होगी, यात्रा ही घट जाएगी, होटल बुक ही नहीं होंगे, तो होटल की हमारी सर्च भी नहीं होगी। और अगर होटल की सर्च भी हमारी होगी तो सूचना को लेकर एक होटल कंपनी या एक कार कंपनी करेगी क्या, जब रियल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं, बिक्री नहीं। अब ये रहस्य, ये बड़ा रहस्य नहीं था, ये सबको पता था कि इस वैल्यूएशन के पीछे जो तथ्य हैं वो कुछ इस तरीके के। इसे हम और करीब से शुभम समझ सकते हैं भारत के स्टार्टअप कंपनियों की सूचीकरण में। चाहे वो पेटीएम देख लें, बेहद कॉम्प्लेक्स जटिल बिजनेस मॉडल के साथ आई कंपनी, जिसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल था बिजनेस मॉडल के हिसाब से। जोमेटो एक सिस्टम के साथ आई, जिस सिस्टम में ये तो था कि लोग खरीदेंगे पर इतनी डिमांड होगी ये पता नहीं है। 2000 में चार्ली मुंगेर ने कहा था, उन्होंने जॉन केनेथ गाल्ब्रेथ की बेजल थ्योरी को थोड़ा और रिफाइन किया था और कहा था कि अगर किसी एसेट का, किसी कंपनी का, किसी काम का जो आर्टिफिशियल मूल्य है, उसका जो वैल्यूएशन है, उसे इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि उसे रखने वाले लोग खुद को अमीर मानने लगें, तो आधा काम पूरा हो जाता है। और ये इसका चरम है। जैसे कि आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप को आपको सैलरी दे रही है, उस स्टार्टअप का शेयर आपके पास है, या आप उस स्टार्टअप की सारी घटनाओं को, चर्चाओं को सही मान रहे हैं क्योंकि वो एक कृत्रिम मूल्य है जो आपके पास आ रहा है। और मुंगेर ने इसे बेजल की जगह इसको फेबेजल का नाम दिया था। उनका एक कहना था कि ये एक किस्म का फेक बजल है जो फेबेजल है, जिससे उनका कहना था कि जब कारोबार की संभावनाओं का एक मूल्य होता है, पर वो मूल्य जब सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाता है और वास्तविक अर्थव्यवस्था से वो कट जाता है, तो फिर पूंजी में बदल जाता है। पूंजी यहां से आती है, क्योंकि जब किसी का हर कारोबार की बिजनेस की एक प्रोस्पेक्टिव वैल्यू है कि कितना बढ़ सकेगा, लेकिन वो वास्तविक आर्थिक संभावनाओं के साथ है, वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट होता है। जब एक सीमा से अधिक बढ़ता है तो पूंजी हो जाती है। और क्रिप्टो हमारे सामने इसका सबसे अच्छा ताजा उदाहरण दिखाई दे रहा है। सर, अब आगे आपको किस तरीके के बदलाव दिख रहे हैं? दो बड़े बदलावों से वाबस्ता होने का मतलब हमारे सामने आ गया है, क्योंकि जिस तरीके का कत्लेआम हम देख रहे हैं आईटी नौकरियों के बाजार में, उसमें दो बड़े बदलाव देख रहे हैं। एक तो सूचना तकनीक में मुफ्त सेवाओं का युग अब खत्म होने वाला है। इलॉन मस्क यही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी कंपनी अब अपने बिजनेस मॉडल को पोटेंशियल पे, संभावनाओं पर आधारित नहीं करेगी, वो धीमे धीमे अपने वास्तविक रेवेन्यू पर लेकर आएगी। इसलिए अगर आपको 5 सेवाएं आप पूरे 10 साल से मुफ्त हासिल कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत कीमत देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कंपनियां अब सब्सक्रिप्शन के सहारे पैसा लेकर ही सुविधाएं देंगी। अब महंगाई के बीच कौन आदमी सोशल मीडिया का पैसा दे पाएगा, ईमेल का पैसा दे पाएगा,
इससे इन कारोबारों की वास्तविक वैल्यू तय होगी। इससे तय होगा कि इन कंपनियों की का वास्तविक वैल्यूएशन क्या है। तो वही बात जो गॉलब्रेथ या जॉन के या मुंगेर कहते थे, यहाँ ये रियल इकोनॉमी के करीब आकर खड़ी हो जाएंगी। तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग जोमेटो की सेवा लेने के लिए अलग से पैसा देने को तैयार हैं। इसके आधार पर तय होगा कि इसकी वैल्यूएशन क्या, और तब इसमें हम रियल इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन, वास्तविक इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन देखेंगे। और दूसरा सवाल जो पजल है, जिसका भी हमारे सामने जवाब नहीं है, पूरी दुनिया को जल्दी इस सवाल का जवाब भी तलाशना होगा, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। जो मेल्टडाउन हमने आईटी इकोनॉमी का और नेस्डैक में गिरावट का और कंपनियों के कामकाज में कमी का देखा है आपके सामने, क्या इसका असर दुनिया की जीडीपी पर भी पड़ेगा? क्या ये जीडीपी के वैल्यूएशन को भी दुनिया में बदलेगा? क्योंकि अगर स्टार्टअप डूब रहे हैं, उसमें काम करने वाले लोगों की नौकरियां निकाली जा रही हैं, उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, रॉब हो रही है, तो क्या वो जीडीपी में भी रिफ्लेक्ट होगी? अभी दुनिया के गणनाओं में, आंकड़ों में ये शामिल नहीं है। और अगर ये गिरावट और ये बड़ा हिस्सा जो कि टेक्नोलॉजी स्पेस दुनिया के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा लिए था, खासतौर से सर्विसेज की साइड से था, क्या उनकी गिरावट के बाद उनके वैल्यूएशंस का रिफ्लेक्शन हमें दुनिया के जीडीपी में दिखाई देगा? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं हो सकता। आने वाले समय में पता चले कि दुनिया के जीडीपी को इसने कितना कम किया। लेकिन इतना तय है कि दुनिया में तकनीकी कारोबारों का एक नया युग यहाँ से, एक नया युग यहाँ से शुरू हो रहा है, जो शायद वास्तविकता के काफ़ी करीब होगा, जहां हम ये जान पाएंगे कि वास्तविक रूप से जो एसेट्स हमें दी जा रही हैं, जो सेवाएं हमें दी जा रही हैं, उनका मूल्य क्या है। तो ये था आज का अर्थात, जिसमें आपको पता चला कि क्रिप्टो की दुनिया क्यों डूब रही है। फेसबुक, गूगल, अमेजन ये इतनी हजारों नौकरियों से क्यों निकाल रहे हैं, या बायजूस को इतना घाटा क्यों हुआ, पेटीएम क्यों डूबा, ये तमाम सवाल जो पिछले एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्तों से सुर्खियों में थे, वो आपको आज पता चला होगा कि उनके पीछे की दरअसल वजह क्या है और आगे हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब बारी आपके सवालों की और अंशुमान जी के जवाबों की। सर, आदित्य जी का पहला सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर वियतनाम, दक्षिण कोरिया में निवेश कर रही हैं, भारत में निवेश क्यों नहीं कर रही? भारत की तरफ से कोशिश की गई असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया को लेकर 2-3 बड़ी चुनौतियां। एक तो भारत में इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर बड़ा है, जो पीएलआई में आई हुई कंपनियां, उनसे भी सरकार इस बात के लिए बहस कर रही, दबाव बना रही है कि वास्तविक निवेश करना शुरू करें। और दूसरा ये कि पूरी दुनिया में चीन से निकलने वाली कंपनियों के लिए जो बेटर इकोसिस्टम है, वो वियतनाम और साउथ कोरिया में उपलब्ध है। और कंपनियां किसी एक लोकेशन से, एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी में जब शिफ्ट करती हैं, तो उनके फैसले लेने के बहुत सारे बड़े पैमाने होते हैं, एक साथ कई पैमाने होते हैं। कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब ट्रंप और के दौर में जब चीन के साथ ट्रेड वार शुरू हुआ था शुभम, तब ये बड़ी चर्चा हुई थी दुनिया में कि चाइना से एग्जिट शुरू होंगे, बड़े पैमाने पर मास एग्जिट शुरू होंगे, और वो एग्जिट्स के कारण दुनिया के अन्य देशों को उन क्षमताओं, कंपनियों की क्षमताएं मिलेंगी। हालांकि उतने बड़े एग्जिट हमने नहीं देखे, लेकिन ताइवान, कोरिया ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर कंपनियां जा रही हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट, टैक्सेशन की कॉस्ट, कंप्लायंस की कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, रेगुलेशंस की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और भारत में शायद अभी वो परिस्थिति नहीं है, इसीलिए भारत को जेब से पैसा देकर, प्रोडक्शन इंसेंटिव देकर इन कंपनियों को बुलाना पड़ रहा है अपने बाजार में। सर, दूसरा सवाल विष्णु जी का, वो कह रहे हैं कि लग्जरी आइटम, महंगी कारों की बिक्री भारत में बढ़ रही है, लेकिन छोटी कारें नहीं बिक रही हैं, या मास कंजम्पशन का सामान नहीं बिक रहा है, सस्ता सामान नहीं बिक रहा है। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि 28 की जगह इन पर 12% का टैक्स कर दे, जिससे इसको सहारा मिले? सरकार अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवाइव करना चाहती है और कारों की सेल्स का रिवाइव करना चाहती है, तो शायद इस पर ड्यूटी घटा सकती है। लेकिन ऑटोमोबाइल को भारत में टैक्स के लिहाज से सबसे आकर्षक उत्पाद और सेवा माना जाता है, इसलिए इसमें कई लेयर्स में टैक्स लगता है, प्रोडक्ट बनने से लेकर और प्रोडक्ट की सर्विस तक और इसके ईंधन तक। तो ये अभी फिलहाल भारत की मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला क्षेत्र है। तो सरकारें शायद अभी तुरंत इस पर टैक्स में कमी करेंगी या जीएसटी घटाएंगी, इस बात की संभावना नहीं दिखाई देती। कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रेजुअली उन कारों पर या उन ऑटोमोबाइल सुविधाओं पर धीमे धीमे टैक्स कम किया जाए, या परोक्ष रूप से लोगों को इनमें निवेश के लिए, इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए कुछ दूसरी रियायतों के जरिए, जिससे कि इनकी मांग बढ़ सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ईंधन की कॉस्ट है, क्योंकि ऑपरेटिंग कार खरीदना एक वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके चलाने का खर्चा, उसके टोल का खर्चा, वो सबसे बड़ा डेंट होता है, वो सबसे बड़ी ब्लीडिंग होती है जो कंपनी जो उपभोक्ताओं पर पड़ती है। सर, इनकम की बात में आज क्या खास है?
इनकम की बात में हमने आपको विस्तार से बताया था कि मनी9 भारत का पहला पर्सनल फाइनेंस सर्वे लेकर आया है, जो देश में 31,000 परिवारों के साथ बातचीत के आधार पर किया गया है। और इसमें ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जिनसे कि आप अपनी जानकारी बेहतर कर सकते हैं, आप अपने आर्थिक फैसले ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण शायद आपको पता हो कि कोविड के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि कोविड के दौरान कितने लोगों ने अपनी बचतें तोड़ी थी और वो कहाँ, किस राज्य के थे। भारत में कितने % लोग आखिर कर्ज ले रहे हैं और वो कर्ज लेना, वो किस चीज़ के लिए कर्ज ले रहे हैं। वो कर्ज मकान बनाने के लिए ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए ले रहे हैं। ऐसी कई सारी पहली बार आई जानकारियों के साथ मनी9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे ऐप पर उपलब्ध है और उसमें हम लगातार आपको नई इंसाइट्स लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि देश में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा बीमा खरीदता है, सोने की होल्डिंग की स्थिति क्या है, किस तरीके के लोग कैसे निवेश कर रहे हैं और उनके वित्तीय व्यवहार कैसे हैं। तो आप मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसके ऊपर जाइए और पर्सनल फाइनेंस सर्वे के सेक्शन में देखिए। आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी सूचनाएं में उपलब्ध है। सर, किस्तों के सिक्के में इस बार आपने क्या खास लिखा है? किस्तों का सिक्का आज के इकोनॉमिकम से जुड़ा हुआ है। हम किस्तों के सिक्के में इस बार आपको पता चलेगा कि जो मास ले ऑफ होते हैं, एक मुश्त 10,000, 3,000, 4,000, 5,000 कर्मचारियों को निकाल देने की व्यवस्था होती है, ये बहुत पुरानी नहीं है, ये कोई इतिहास सिद्ध व्यवस्था नहीं। ये कहाँ से आई? अमेरिका और यूरोप में एक मुश्त, या फिर उसके बाद भारत में भी एक मुश्त नौकरियों से निकालने का फैसला कैसे आया, कहाँ से इसकी प्रेरणा की शुरुआत होती है। तो अमेरिका के लेबर कानूनों में सबसे बड़ा शिफ्ट कब आता है? दो बड़े लोग जिन्हें दुनिया सबसे बड़े मैनेजर्स के तौर पर भी जानती है, वो कैसे दुनिया में नौकरियां ख़त्म करने के मामले में सबसे ज़्यादा कुख्यात थे। इस किस्से से इस बार हम मिलेंगे कि ये जो नौकरियां ख़त्म करने की पूरी स्ट्रेटजी है, ये जो प्रबंधन की तकनीक है, ये कैसे दुनिया में आई, जिसकी शुरुआत 80 के दशक में होती है और अब आज हम ज़करबर्ग हों या एलन मस्क हों, उन्हें इस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का नया नुमाइंदा बनकर देख रहे हैं। बिल्कुल, एक तरीके से हम जुकरबर्ग या कह लीजिए आज के जो दिग्गज हैं, इनके पूर्वजों से मिलेंगे। चलिए सर, चलते चलते एक वेब सीरीज़ बताने वाले आप और थे, कौन सी वेब सीरीज़ है जिसको देखा जाए? हमें लगता है हम सारे लोग जो फुटबॉल पसंद करते हैं, सॉकर पसंद करते हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि सॉकर वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। फुटबॉल का आनंद लीजिए, पर जानिए कि क्यों फीफा दुनिया की सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है। फीफा के ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आई है, फीफा अनकवर्ड, और समझने की कोशिश करिए कि फुटबॉल दुनिया में खेल के अलावा भी बहुत कुछ है। जिस फुटबॉल के खेल का आप आनंद टीवी पर बैठ के लेते हैं, उसके पीछे ये फैसले कैसे होते हैं, उसमें कितना करप्शन है, कितनी जांच चलती हैं, कैसे वहाँ फुटबॉल के होस्टिंग के फैसले किए जाते हैं, कैसे वर्ल्ड कप को अपने यहाँ आमंत्रित किया जाता है, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ फीफा अनकवर्ड देखने लायक है। एक तरफ फुटबॉल देखिए, दूसरी तरफ देखिए कि फीफा काम कैसे करती है, फीफा के भीतर क्या क्या खेल होते हैं जो मैदान से बाहर हमें पता नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम, आज का अर्थात। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले रविवार सुबह 11:15 बजे मैं और अंशुमान जी फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।